बच्चों, स्वागत है आज के वीडियो में आप सभी का। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले बात आती है कि संख्या आई कहाँ से, और संख्याएं जो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, पहले इसकी खोज किसने की होगी। तो जब भी संख्याओं की बात आती है तो हम प्राचीन काल में चले जाते हैं। प्राचीन काल में गिनने का कोई साधन नहीं था, तो गिनने के लिए लोग जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, रेखाओं का प्रयोग करते थे। जैसे अगर उनके पास 5 गायें हैं तो वो 5 रेखाएं खींच देते थे, जिससे उनको पता लगता था कि ये जो है 5 गायें हमारे पास हैं। तो संख्या का जो जन्म हुआ उसी समय से हुआ, और लोग जो है संख्याओं को जानना बाद में प्रारंभ किए कि संख्याएं क्या होती हैं। और ये जो है प्रकृति से जुड़ी हुई है, यानी कि हमें प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें गिनने की, काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रकृति से हमें मिली है, इसलिए शुरुआत जो होती है वो प्राकृतिक संख्याओं से होती है। और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं शुरुआत कहाँ से होती हैं, 1 से होती हैं। और अंत कहाँ होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं ख़त्म कहाँ होती हैं, ये ख़त्म कहीं भी नहीं होती। प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू हम अनंत कहते हैं, लेकिन वो अनंत होता नहीं है, क्योंकि हर संख्या के बाद एक नई संख्या फिर से उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अनंत कहें तो अनंत के बाद अनंत में अगर +1 कर देंगे तो एक और नई संख्या बन जाएगी जो अनंत से एक ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का अंत कहीं भी नहीं है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हम अनंत नहीं कह सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये कहाँ तक है यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो शुरुआत होंगी वो 1 से लेकर के कहाँ तक खत्म होंगी ये कहा नहीं जा सकता। तो प्राकृतिक संख्याओं में आपने जाना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम कह नहीं सकते कौन सी होगी। तो प्राकृतिक संख्या, अब यहाँ संख्या की जब हम बात कर रहे हैं तो यह भी बात कर लें कि संख्या और संख्यांक क्या होता है। 2 चीज़ें हैं, नंबर्स एंड डिजिट्स। तो नंबर भी हम सुनते हैं और डिजिट भी सुनते हैं, दोनों में अंतर क्या चीज़ है। तो नंबर बच्चों, जो संख्या होती है, नंबर होती है, वो डिजिट से मिल करके बनती है। यानी जो संख्यांक हैं, संख्यांकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। यानी कि किसी एक संख्यांक को भी हम संख्या कहेंगे और उनके समूह को भी संख्या कहेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब एक अंक वाली संख्याएं हैं। यानी ये क्या है, संख्यांक हैं, और ये संख्याएं भी हैं। यानी 1 से 9 तक संख्यांक हैं और संख्याएं भी हैं। लेकिन जब हम 10 की बात करते हैं तो 10 जो है 1 से और 0 से मिलकर के बना हुआ है। तो 10 क्या है, 10 तो एक संख्या है, लेकिन इसमें संख्यांक कौन से हैं, 1 और 0, यानी डिजिट्स क्या क्या है, 1 और 0। जब हम 123 की बात करें, 123 हमने लिख दिया, तो ये 123 क्या है, संख्या है, और उसमें संख्यांक क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। ये तीनों क्या हैं, संख्यांक हैं। और वही यहाँ पर 1 2 3 क्या थी, संख्याएं थी। तो 1 2 3 को हम संख्या भी कह सकते हैं, और जब 1 2 3 को मिला करके नई संख्याएं बनाई जाएंगी तो उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने जाना कि संख्या और संख्यांक क्या होते हैं। बच्चों, जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, इसके बाद संख्या और संख्यांक की बात करते हैं, तो ये जो सिंबल हमारे पास हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये है क्या, ये 1 नहीं है, बल्कि 1 को प्रदर्शित करने का एक संकेत मात्र है। और ये 2 नहीं है, बल्कि 2 को प्रदर्शित करने का एक संकेत मात्र है। यदि हम यहाँ पर कुछ चित्र बनाते हैं, जैसे हमने आम बना दिया, तो ये एक आम है, तो इसे हम गिनती करके बोल सकते हैं कि ये 1 है, और इसको संख्या में प्रदर्शित करने के लिए ये संख्या है। और यदि हम 2 को प्रदर्शित करना चाहें, यदि हमने 2 पंचे बना दिए, 2 गोलियां बना दी, या 2 वृत्त बना दिए, तो अगर हमें गिनेंगे इन्हें तो ये 1 और ये 2, तो ये 2 है, लेकिन ये क्या है, 2 को प्रदर्शित करने के लिए एक संकेत मात्र है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप पढ़ते हैं, ये क्या है, संख्याओं को प्रदर्शित करने के संकेत मात्र हैं।
ये संख्याएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें हम क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे, संख्या के जो अंक हैं। अब बात आती है कि संख्याओं में हम बड़ा या छोटा कैसे पहचानेंगे। तो बड़ा और छोटा पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके प्लेस को जानना पड़ता है कि वह किस स्थान की संख्या है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरीके से। या फिर इंग्लिश में अगर पढ़ते होंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो वो उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अभी यहीं तक हम लेते हैं। तो हमने कोई संख्या अगर 1 यहाँ पर लिख दी है तो और बाकी सब 0 है, तो इसका मान कितना हुआ, 1000। या फिर हमने संख्या इस तरीके से लिख दी है, एक संख्या 1234, तो यहाँ पर जो संख्यांक है उसका मान कितना है, इसका मान 1 गुणे 1000 के बराबर है, यानी इसका मान 1000 है। और जो सैकड़े के स्थान पर है 2, यानी 2 का जो मान होगा 2 गुणे 100 के बराबर होगा, तो इसे हम 200 कहेंगे। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। जिस स्थान पर वह संख्या है उस संख्या को उसके स्थान के मान से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वही उस संख्या का स्थानीय मान होता है। इसी आधार पे हम ये चयन करते हैं कि संख्या, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। या फिर संख्याओं के क्रम को हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हो तो हम इसी मेथड का प्रयोग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा से हम मिलाते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लें कि हम प्राकृतिक संख्याओं में आरोही और अवरोही क्रम कैसे बताएंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों, आरोही और अवरोही क्रम को जानने के लिए हमें इसका ज्ञान होना जरूरी है, जो कि हम स्थान की बात करते हैं कि संख्या किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर या फिर हज़ार के स्थान पर। तो यदि हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और पूछा जाता है कि इन संख्याओं से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या फिर छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो हम स्थान के आधार पर ही चयन करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। यदि हमें 3 संख्याएं दे दी गई 7, 5, 2 और कहा जाए कि इन संख्यांकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या होगी सबसे आगे रखेंगे, यानी कि 7, इसके बाद 5 और इसके बाद 2। तो 752 क्या हो जाएगी, इन तीनों अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यदि इनमें से सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो छोटे अंक को हम सबसे आगे रखेंगे, 2 को पहले रखेंगे, फिर 5 को, फिर 7 को। ये 257 इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी और 752 इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हम बात करते हैं, यदि शून्य दे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 702 दे दिया गया है और कहा जाए कि इनसे बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की बनाइए। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो बड़ी संख्या क्या है, 7, इसके बाद 2, इसके बाद 0। तो बड़ी संख्या तो ये मिल गई आपको। और छोटी संख्या में बनाना है तो यदि हम 0 पहले रख देते हैं और उसके बाद 2 और 7 लिखते हैं, तो क्या होगा, ये 2 अंक की ही संख्या बनेगी। और बनानी हमें क्या है, 3 अंकों की बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से जो बड़ी संख्या होगी उसको लिखेंगे, यानी 0 से बड़ा क्या है, 2 है। 2 को पहले लिख दिया हमने, फिर 0 लिख दिया, फिर 7। तो 207 जो होगी इन 3 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी और 720 इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। अब आरोही और अवरोही क्रम की बात करेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़ा, और अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा। तो छोटे से बड़े का मतलब जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, तो ये आरोही क्रम हो गया। आरोही का मतलब चढ़ना और अवरोही का मतलब उतरना। तो जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, 923 दे दिया गया है और 239 दे दिया गया है, 931 दे दिया गया है, और कहा जाए इनको आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, तीनों संख्याएं 3 अंक की हैं। हमें सबसे पहले सैकड़े का अंक चेक करना होगा। सैकड़े का अंक जिसका छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ 99 दोनों में है और ये 2 है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो 239 हम पहले लिख लेंगे। इसके बाद जो होगी इससे बड़ी होगी,
इससे बड़ी कौन संख्या आएगी, इन दोनों में हमें तुलना करना है। तो 9 और 9 तो बराबर आ गए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर दहाई का अंक आप चेक करेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। तो 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, यानी कि ये अंक जो है इससे छोटा हो गया। तो 923 इसके बाद आ जाएगा। इसके बाद जो बची संख्या तीसरी है वो लास्ट में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 931। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। इसी क्रम को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख दें 931, 923, फिर इसके बाद 239। तो ये हो गया अवरोही क्रम। बच्चों ये रही आरोही और अवरोही क्रम। प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं उससे भी बड़ी संख्याओं का समूह होता है। आइए कुछ समूहों को जान लें। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एक चार्ट है जिसमें कुछ सर्कल बने हुए हैं, कुछ गोले बने हुए हैं। इन गोलों से हम जानेंगे कि कौन कौन सी संख्याओं के समूह होते हैं। जैसे सबसे छोटा गोला जो यहाँ दिख रहा है इन 3-4 सर्कल में, इन 4 वृत्तों में, तो सबसे छोटा जो गोला है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी शुरुआत 1 से होती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं, कहीं भी ख़त्म नहीं होती हैं। ये सबसे छोटा होता है। और इनमें अगर हम शून्य को भी मिला दें तो हमारी पूर्ण संख्याओं का एक समूह प्राप्त हो जाता है। यानी सबसे छोटा समूह हुआ प्राकृतिक संख्या का, उससे बड़ा हुआ पूर्ण संख्याओं का, और प्राकृतिक संख्या में केवल शून्य मिला देने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के साथ साथ यदि उनमें हम ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है। तो पूर्णांक संख्याओं में तीनों चीज़ें आएंगी। धनात्मक संख्याएं जो कि 1 से लेकर के असीमित तक जाएंगी, और उसके बाद शून्य आएगा, और इसी प्रकार से ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 और इस तरह से आगे भी। इसके बाद यदि पूर्णांक संख्याओं में हम भिन्नों को और दशमलव संख्याओं को भी मिला लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समूह हो जाता है। इसके बाद कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो इनमें से किसी में नहीं आती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अलग से इसको एक वृत्त में बनाया गया है। जैसे कि करड़ी में 2 है, करड़ी में 3 है, करड़ी में 5 है और पाई है। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी जो कि अपरिमेय होती है। तो अपरिमेय पर हम चर्चा बाद में करेंगे, और इन सब पे हम अगली वीडियोस में चर्चा करते जाएंगे। जैसे कि हमारा पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, और रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से इस चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस ग्रुप में हम क्या मिला दें, किस समूह में क्या मिला दें तो कौन सा ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मिला दिया तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह मिल गया। तो ये धनात्मक संख्याएं और शून्य तो हैं ही, अगर इनमें हम ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है। इसके बाद इनमें अगर हम भिन्नात्मक संख्याएं और दशमलव संख्याएं और ऋणात्मक भिन्नात्मक संख्याएं मिला दें तो ये सभी क्या हो जाते हैं, परिमेय संख्याओं का समूह हो जाता है। यानी कि परिमेय संख्याओं का समूह जो है वो वास्तविक संख्याओं के समूह में सबसे बड़ा समूह होता है। या ये हम कह लें कि ये सभी जो समूह हैं ये सभी वास्तविक संख्याओं के समूह के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इर्रेशनल नंबर है ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्याओं का भी एक समूह होता है जिन्हें आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस चार्ट से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम कुछ और चर्चा कर लें। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्याएं। तो शब्द से ही आपको पता चल रहा है, पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पहले वाली, और उत्तरवर्ती या अनुवर्ती मतलब बाद वाली। तो कोई भी संख्या अगर दी गई है उसकी अगर पूर्ववर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक घटा देंगे या माइनस कर देंगे। जैसे हमें संख्या दी गई है 100, तो 100 का पूर्ववर्ती जो होगा कैसे मिलेगा, 100 - 1, यानी कि 99 जो होगा वो 100 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमें 2001 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है
तो हम क्या करेंगे, 2001 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2000 क्या हो जाएगी, 2001 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। अगर कुछ संख्याओं का उत्तरवर्ती ज्ञात करना है या अनुवर्ती ज्ञात करना है तो हम +1 करते हैं। जैसे कि हमें 5000 का अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, अनुवर्ती में 1 को प्लस करेंगे। 5000 + 1 5001 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 999 की अनुवर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 999 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो ये 1000 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं को हम जान सकते हैं। किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक कौन सी होती है, 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते या हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यानी कोई भी आपको संख्या अगर दी गई है उसका उत्तरवर्ती अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती संभव है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्यों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को जाना। अगले वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ और तथ्यों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।